परमपिता बाबा को मानसिक साष्टांग करते हुए आप लोगों के हृदय कमल पर विराजमान परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। आज के विमर्श का विषय है माइक्रोबायोटा, अणुजीवक। पिछले विमर्श में हम लोगों ने परिचर्चा किया था ये माइक्रोबायोटम के बैकग्राउंड के बारे में, किस प्रकार कोई भी किसी भी डायमेंशन में किसी भी स्ट्रीम का अग्रगति एक क्रमबद्ध विकास किस प्रकार होता है, और जब इस समाज में किसी प्लेनेट पर जब मानवता की विभिन्न समस्याएं समाज गुरु सद्विप्र महापुरुषों द्वारा उसका हल देना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, तो महासंभूति तारक ब्रह्म मानवता के अश्रुपूर्ण पुकार से विगलित होकर शरीर ग्रहण करते हैं, आविर्भूत होते हैं और मानवता की पीड़ा के लिए समाधान देते हैं। ये पीड़ाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक, भौतिक, फिजिकल, आधिदैविक, मानसिक, साइकिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। ये त्रिवेदना 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। तीनों वेदनाएं जब मनुष्य और मनुष्य समाज के बस के बाहर चली जाती हैं, तो उस पर एक सुधा प्रलेप करने के लिए महासंभूति का आविर्भाव होता है। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार मिस्टीरियसली महासंभूति के आने के पूर्व भी जब और छोटी छोटी समस्याएं बहुत दुरूह हो जाती हैं, तो विभिन्न डायमेंशन के विभिन्न महापुरुष इस धरती के बिल्कुल के क्लस्टर में आते हैं। एक महापुरुष आते हैं और उसके इर्द गिर्द ये दुनिया के तमाम कोनों में उनसे संबंधित उनके छोटे छोटे महापुरुष आते हैं। लगता है एक गैलेक्सी ऑफ ग्रेट मैन आते हैं उस खास विधाओं में, चाहे रिनासा की बात हो, साहित्य की बात हो, लिटरेचर की बात हो, विज्ञान की बात हो, हर किसी में एक ग्राफ देखने को मिलता है इस धरती पर कि कुछ टीम आते हैं। लगता है परम पुरुष की कुछ प्रीडिस्टाइंड एक डिक्री ऑफ प्रोविडेंस होता है कि क्रमवार मिस्टीरियसली आते हैं। विगत शताब्दी में या उससे पीछे भी 2 शताब्दी का भी आप ग्राफ खींचें तो उसमें पता चलेगा, जब आइंस्टाइन आए तो उसके इर्द गिर्द इस धरती के अनेक कोने में विभिन्न डायमेंशन के साइंटिस्ट आए, छोटे छोटे पर स्तर किए, और उसी टीम उस क्लस्टर के बीच में एक जायंट इंटेलेक्चुअल, जायंट साइंटिस्ट, जायंट आर्टिस्ट आते हैं और दुनिया के दुख को, मानवता के दुख को दूर करके उसके लिए समाधान दिए जाते हैं और मानवता की सुख सुविधा के लिए गिफ्ट दिए जाते हैं। और ये सब तमाम समाज गुरु, शिक्षा गुरु, इवन सद्विप्रगण जब फेल कर जाते हैं, मानवता का रथ का चक्का जब ऐसा फंस जाता है
कि बिना महासंभूति के उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, तब तारक ब्रह्म आते हैं महासंभूति के रूप में, महाकौल के रूप में। और वो उस खास प्लेनेट पर, जैसे इस धरती पर 3 महाकौल महासंभूति तारक ब्रह्म आए और सब कुछ दे के चले गए अपने संतान को, जीव जगत को। तो ये तब होता है जब जीवन और जगत के जर्रे जर्रे में, चाहे बड़ा रूप में, बड़े डायमेंशन में या छोटे डायमेंशन में, सब फ्लॉप तो नहीं कहना चाहिए, सब फेल कर जाते हैं कि और एट ए क्रॉस रोड हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो मूक रूप से हृदय की पुकार होती है उस अनंत, असीम और अदृश्य सत्ता की, कि कोई आए और हमारे आंसू को पोंछे। तो वैसे क्षणों में महासंभूति आते हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने विगत विमर्श में किया था, और उसी के तहत हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री श्री प्रभात रंजन सरकार ने यह जो माइक्रोवाइटम का साइंस दिया, उनका कहना था कि मैंने इसे 200 वर्ष एडवांस दे दिया है। इसके कहने का मतलब ये था कि ऑन दी होल, इन एवरेज, माइक्रोवाइटा साइंस इतना डीप और मल्टी डायमेंशनल है कि अभी की मनीषा इसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कुछ एक को छोड़कर प्रस्तुत नहीं है, पूर्व प्रस्तुति उसकी नहीं है, इस अर्थ में उन्होंने कहा था। लेकिन अब तो ये नया पैराडाइम आ गया है और माइक्रोवाइटा, सिंगुलर में माइक्रोवाइटम, संस्कृत में अनुजीवत, जिसने खास करके इस अर्थ प्लेनेट पर जो 2 द्वंद्व चल रहा था, जड़ और चेतन का, आध्यात्मिक जगत में भी, माने रिलीजियस वर्ल्ड में भी एक डॉगमा बन के जगदल पत्थर की तरह आ गया था, और साइंटिफिक वर्ल्ड में भी साइंस रिलीजियस डॉगमा को पेनिट्रेट करता हुआ आगे बढ़ा जरूर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लेकिन बढ़ते बढ़ते साइंस का भी अपना एक साइंटिफिक डॉगमा क्रिएट हो गया, इस अर्थ में कि साइंस जिस भी माइन्यूटेस्ट पार्टिकल को इजाद करके दुनिया के सामने लाता था, उसे वो इनर्ट कहता था। तो अंततः जड़ और चेतन, कॉन्शसनेस और इनर्टनेस का एक टुमुल्टुअस वार, एक पैराडॉक्स, ये खत्म नहीं हो पा रहा था। वैसे समय में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, एज ए साइंटिस्ट, श्री श्री प्रभात रंजन सरकार ने माइक्रोवाइटम एक लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग ये लिटरेरी पैरेलेंस में या स्पिरिचुअल पैरेलेंस में, और स्पेक्स ऑफ कॉन्शसनेस, ये साइंटिफिक पैरेलेंस में उन्होंने इस कण को दिया। ये यूनिट फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका अपने आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं है और लिविंग बीइंग है, कॉन्शस पार्टिकल है, चेतना की चिंगारी है। और हम लोगों ने चर्चा की थी गत विमर्श में कि सारे द्वंद्व इस नए न्यू शिफ्ट ऑफ साइंटिफिक पैराडाइम के चलते सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, और अब जड़ नाम की कोई चीज़ नहीं रही माइक्रोवाइटम के नए वैज्ञानिक आलोकपात में। और इसके तहत विश्व के, कॉस्मोस के हर जर्रा जर्रा, हर कण, फ्रॉम एटम टू यूनिवर्स, एक वाइब्रेंट कॉन्शसनेस के रूप में है। और कहा जा सकता है, वो कहते भी, बाबा बोलते भी हैं कि होल ऑफ दिस कॉस्मोस इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ waves of different living and loving
लेंथ, माने यह दुनिया, यह कॉस्मोस तरंगों का एक मेला है, विभिन्न तरंगों का एक मेश ऑफ वेव्स है, ऑफ डिफरेंट लेंथ है। और ये जो वेव्स हैं जिसके लिए उन्होंने तन्मात्रा शब्द यूज किया, तन्मात्रा को हम लोग बहुत डीपली ले सकते हैं कि एक वेव, वैसा वेव जो लिविंग एंड लविंग है, कॉन्शसनेस प्लस लिविंग एंड लविंग, एक नया आउटलुक विज्ञान में उन्होंने दिया और सारे द्वंद्व को उन्होंने समाप्त किया। आज हम लोग विमर्श में देखेंगे कि इस माइक्रोवाइटम साइंस का अप्लाइड फॉर्म किस तरह विभिन्न एरिया में होता है और किस प्रकार मानवता की सारी समस्याएं केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी, लिटरेचर के क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी, सिविक्स के क्षेत्र में भी, कल्चर के क्षेत्र में भी, सिविलाइजेशन के क्षेत्र में भी, जितनी तमाम डायमेंशंस है जीवन और जगत के, सब क्षेत्र में ये माइक्रोवाइटम ऑपरेट करता है। और इस माइक्रोवाइटम को, जिसके बारे में हम लोग विगत विमर्श में चर्चा हम लोगों ने किया था कि ये माइक्रोवाइटा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फिजिकल होते हैं, जिसको अंडर हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप उसके एक्सटर्नल वाइब्रेशन को साइंटिस्ट कैच कर सकते हैं और दुनिया की जो अनसोल्व प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जा सकता है, और करना बहुत ही जरूरी है। इट ब्रुक्स नो डिले, ये उनका अपील था साइंटिस्ट से। और इससे हायर 2 माइक्रोवाइटाज जो हैं वो साइकिक एंड सुप्रा साइकिक या साइको स्पिरिचुअल माइक्रोवाइटाज, वो लेबोरेटरी के गिरफ्त में नहीं आएगा, लेकिन वो जो हाईली डेवलप्ड साधक हैं, जो जिनीथ एपेक्स्ट जो साधक हैं, या वो उनके बुद्धि और बोधि के पकड़ में वो रेगुलेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। तो ये जो माइक्रोवाइटाज हैं ये इतना सटल है और इसका एप्लीकेशन जो है, इसका जो फंक्शन है वो भी मिस्टीरियस है। और ये कॉस्मिक फैक्टर, इसीलिए उन्होंने कहा है, माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार में, ये कॉस्मिक फैक्टर है। कॉस्मिक माइंड नहीं कह के उन्होंने फैक्टर इस अर्थ में कहा कि अभी के इस धरती प्लेनेट का नजरिया साइंटिफिक बन गया है। इसलिए साइंटिफिक कॉम्प्रिहेंशन के डीप में जाने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है, साइंटिफिक इंग्रेडिएंट के हिसाब से उन्होंने कॉस्मिक फैक्टर कहा। और यह जो कॉस्मिक फैक्टर है माइक्रोवाइटा, वो अपरेंटली, विजिबली या इनविजिबली हर चीज को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम लोग कुछ अभी चर्चा करेंगे। हालांकि ये इतना लंबा चौड़ा और इतना ब्रॉड एरिया और डायमेंशन है इसका कि कम समय में इसको बिल्कुल परिचर्चा में लाना उतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम लोग अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार इस पर परिचर्चा करेंगे। श्री प्रभात रंजन सरकार ने अपने एक माइक्रोवाइटा लेक्चर में, प्रवचन में उन्होंने कहा था, इथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सेलिब्रेशन, यह जो सर्वात्मक विमुक्ति का विज्ञान है उसका इथिक्स, इस संबंध में उनका प्रवचन, उसमें उन्होंने संक्षेप कहा था कि ये जो कॉस्मोलॉजी है, यह जो संपूर्ण कॉस्मोस है, किसी भी स्ट्रक्चर का, छोटा हो या बड़ा, हर स्ट्रक्चर का अपना एक न्यूक्लियस होता है। जैसे क्वांटम लेवल पर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है
वो न्यूक्लियर मास कहलाता है, और पेरीफेरी पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन ये मास के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मास। तो यह जो छोटे स्तर पर ये एक साइकिल है, ये चक्र है, और कॉस्मोस का जो चक्रनाभि है उसका नियंत्रण परम पुरुष करते हैं। तो वो उन्होंने चर्चा किया है कि न्यूक्लियर मास जो होता है ये डिसाइड करता है उस स्ट्रक्चर के विभिन्न प्रॉपर्टीज और वांट्स को। तो उसी के क्रम में न्यूक्लियर मास के क्रम में उन्होंने ये चर्चा की है कि बायोलॉजी का जो अप्रीहेंशन है कि कार्बन से लाइफ इवॉल्व क्या है, वो कहते हैं नहीं, ये माइक्रोवाइटम इज द कैरियर ऑफ लाइफ। माइक्रोवाइटम से लाइफ आया है, और माइक्रोवाइटम डिफरेंट सेलेशियल बॉडीज से, नेबुला, निहारिका, गैलेक्सी, डिफरेंट स्टार्स, मेट्योर्स, सब में अनवार्ड इनका मूवमेंट होता है। ना बैरोमेट्रिक प्रेशर और ना थर्मोमेट्रिक टेम्परेचर इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कैरियर ऑफ लाइफ होते हैं। और पहले की जो अवधारणा है कि कार्बन से लाइफ इवॉल्व क्या है, तो माइक्रोवाइटा साइंस बोलता है कि नहीं, ये माइक्रोवाइटम से है। इटसेल्फ कार्बन, बिलियंस ऑफ माइक्रोवाइटम कंडेंस टू फॉर्म ए कार्बन एटम। बिलियंस ऑफ माइक्रोवाइटा मिल के संघनीभूत होके एक कार्बन एटम बनाते हैं, या मिलियंस ऑफ माइक्रोवाइटा कंडेंस टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो माइक्रोवाइटम से लाइफ इवॉल्व हुआ है, कार्बन की जो अवधारणा है वो उतना डीप नहीं है। उस सेंस में बायोलॉजिकल हम लोगों का जो लाइफ है वो प्रोटोप्लाज्मिक सेल का एक कॉन्ग्लोमरेशन है। तो ये उस प्रवचन में ये बहुत ही यूनिक बात बोलते हैं, माइक्रोवाइटा साइंस कह रहा है, उनके प्रवचन में उन्होंने उल्लेख किया है कि जिस प्रकार एक एटम के न्यूक्लियस को बम्बार्डिंग करके प्रचुर ऊर्जा रिलीज की जाती है, एटम बम या डिफरेंट बम्स बनाए जाते हैं, वो ट्रेमेंडस एनर्जी का रिलीज होता है। तो इन द सेम वेन यह जो प्रोटोप्लाज्मिक सेल है, एक सेल के न्यूक्लियस को अगर बम्बार्ड किया जाए तो ये जो एटम के न्यूक्लियस से जो प्राप्त इतनी ट्रेमेंडस ऊर्जा है, उससे सैकड़ों हजारों गुना ट्रेमेंडस ऊर्जा एक सेल के न्यूक्लियस को बम्बार्डिंग करने से होगा। यह एक बिल्कुल यूनिक बात उन्होंने कही है। और इस सेंस में उनके कहने का स्पिरिट यही है, और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि यह जो मानव जीवन, यह जो जीव जगत का जीवन है, इस ऊर्जा के मेजरमेंट, ऊर्जा के स्केल पर अगर हम देखें, उस रिस्पेक्ट में अगर हम लोग सोचें, तो हम लोगों का ये बॉडी, किसी भी जीव का अपना बॉडी, खास करके मनुष्य जो एल्डर ब्रदर है इस कॉस्मोस का, एल्डर ब्रदर इन द सेंस कि परमपिता हमारे परमपिता हैं, और मनुष्य को डूअर आई के उद्विकास के कारण इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि अपने परमपिता के जो कल्याण मूलक अपनी संतानों की रक्षा, उनके सुख दुख, उसके आनंद के लिए जो उनका मन चिंतित होता है, उसमें शेयर करना बड़े बेटे का ही काम होता है। इन दिस वेरी सेंस मैन इज द एल्डर ब्रदर ऑफ दिस क्रिएशन। तो उस एल्डर, यह जो ह्यूमन डिवाइन बॉडी बायोलॉजिकल कंपास है, वो कितना ऊर्जा समन्वित है, कितना ऊर्जान्वित है, इसका सेंस, उसका एक स्पिरिट वो दे रहे थे। उसी में एक जगह वो बोल रहे हैं कि यह जो कार्बन है, हम लोगों का जो पेबुला है, हम लोगों का जो आभोग है,
मोर और लेस कार्बनिक पेबुला है। हम लोग जो विभिन्न फूड इंटेक लेते हैं ये कार्बनिक पेबुला, कार्बन से उद्भव होता हुआ सारे फूड इंटेक हैं जिससे हमारा इस शरीर बनता है और शरीर से संबंधित मन को भी ऊर्जा मिलती है। तो वो बोलते हैं कि यह जो कार्बनिक पेबुला है, कार्बनिक आभोग है, इसके इस आभोग का अनुपात ज़्यादा होने से क्या होगा कि मन का भी ड्रिफ्ट, मन की भी टेंडेंसी टुवार्ड्स कार्बनिक पेबुला होगा। इसलिए उन्होंने दो भागों में बांटा है पेबुला को, कार्बनिक पेबुला और नॉन कार्बनिक पेबुला। कार्बनिक पेबुला हुआ ये कार्बन से उदजात जितनी भी तमाम इस सारे संसार में चीज़ें हैं जिसको हम लोग इंटेक के रूप में, एनर्जी इंटेक के रूप में लेते हैं, तो ये कार्बनिक पेबुला इट लीड्स द माइंड टुवार्ड्स मैटर। और नॉन कार्बनिक पेबुला है, नॉन कार्बनिक पेबुला मीन्स स्पिरिचुअल पेबुला। जब हम किसी ग्रेट मैन के संपर्क में आते हैं, जब हम स्पिरिचुअल मेडिटेशन के डीप में जाते हैं, तो ये जो ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, ये ऊर्जा केवल सॉलिड और लिक्विड में ही नहीं है, ये एरियल फैक्टर, ये लुमिनस फैक्टर और इथीरियल फैक्टर, उसके बियॉन्ड कॉस्मिक फैक्टर में भी है। और ये जो लुमिनस, एरियल, इथीरियल एंड कॉस्मिक फैक्टर में जो इनहेरेंट ऊर्जा है जो कार्बन में कन्वर्ट नहीं हो सका, इसको बोलते हैं वो नॉन कार्बनिक पेबुला। तो हम लोगों के माइंड के ग्रोथ के लिए, माइंड को टुवार्ड्स स्पिरिचुअली मोटिवेट करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य की ओर तन्निहित करने के लिए ये नॉन कार्बनिक पेबुला बहुत ही आवश्यक है। और इस कार्बनिक पेबुला और नॉन कार्बनिक पेबुला में एक हैप्पी एडजस्टमेंट, हैप्पी ब्लेंडिंग होना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का मन धीरे धीरे प्रो मैटर हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, और जिस रास्ते से मनुष्य आया है फिर उधर ही बैक टू दी पेविलियन हो जाएगा, परम पुरुष से लाखों कोसों और लाखों वर्षों से दूर हो जाएगा। यह मनुष्य की एक विपदजनक स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर जगत का कल्याण होना है, जगत के संपूर्ण सब जीवों के प्रति प्यार के आवंटन से संबंधित अगर हमारी साधना होनी है परम पुरुष में सबमर्ज करने के लिए, तो नॉन कार्बनिक पेबुला का, नॉन कार्बनिक आभोग का इंटेक हम लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। और इस दुनिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि हर व्यक्ति को, हर व्यष्टि को, हर मनीषा को ये अवधारणा लेनी चाहिए अपने थ्री डायमेंशनल बेनिवोलेंस के लिए, त्रिआयात्मक कल्याण के लिए हम लोगों को ये जेहन में बैठना चाहिए कि नॉन कार्बनिक पेबुला की अति आवश्यकता है। अन्यथा माइंड प्रो मैटर होगा और मनुष्य मेटेरियलिस्ट होगा। नतीजा क्या होगा कि मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी के कारण जो डिग्रेडेड, परवर्टेड एनवायरनमेंट होता है, उसके कारण नेगेटिव फोर्सेस का अट्रैक्शन होगा, अर्थात नेगेटिव माइक्रोबाइटा का अट्रैक्शन होगा। और इस प्लेनेट पर या किसी ऐसे प्लेनेट पर विभिन्न रोग, विभिन्न फिजिकल रोग, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, ये सारे इतने पैमाने पर होगी कि मानवता बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के लिए तैयार हो जाएगी। मानवता विपर्यस्त हो जाएगी, नस्यात हो जाएगी। इसलिए इट ब्रूक्स नो डिले उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले युग में एक ऐसा भास्ट गैलोपिंग जंप होगा जिसके कारण होल ऑफ द ह्यूमन मनीषा, मानव मनीषा आध्यात्मिक स्तर पर उल्लंघन मारेगी, गैलोपिंग जंप मारेगी, और दुनिया का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। तो उस स्वर्णिम भविष्य के लिए मानवता को भी अपना एडवेंचर करना होगा। और ए डे, वो कहते हैं, ए डे विल कम when an omega of mathematics will coincide with the omega of biochemistry। मतलब मैथमेटिक्स को जिसको अभी एब्स्ट्रैक्ट समझा जाता है, तो एक समय आएगा कि यह एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको जड़ कहते थे, जैसे माइक्रोवाइटम ने उनको अब कॉन्शस कह डाला,
उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट बायोकेमिस्ट्री से बिल्कुल उसके सन्निकट हो जाएगा, दोनों एकीभूत हो जाएगा। कहने का मतलब एक स्पिरिचुअल फिजा आने वाली है। इसी क्रम में वो आगे बोलते हैं कि अगर दुनिया का त्रिआयात्मक कल्याण होना है तो एक इथिक्स, एक नियो इथिक्स की जरूरत होगी, नव्य नैतिकतावाद की जरूरत होगी। नियो इथिक्स टर्म उन्होंने दिया है, नियो इथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सेलिब्रेशन, नव सर्वात्मक विकास की नव्य नीति चेतसा। तो उसमें उन्होंने 2 पॉइंट दिया। इसके लिए इथिक्स का 2 मेन फैक्टर उन्होंने जिक्र किया है। एक तो संपूर्ण मानवता को अपने मन का डेसिडरेटम बनाना होगा, सुप्रीम कॉन्शसनेस को। सुप्रीम कॉन्स हरोर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवनेत्रियम, यह डेसिडरेटम अपने मन में यह अवधारणा लेनी होगी कि हमारा आदि और अंत, हमारा जो उत्स और गंतव्य दोनों परम पुरुष है। दूसरा फैक्टर उन्होंने कहा है कि कार्बोनिक पेबला और नॉन कार्बोनिक पेबला के बीच में एडजस्टमेंट और हैप्पी ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। ये दोनों फैक्टर है नियो इथिक्स का, नियो इथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सेलिब्रेशन का, कि मानव मनीषा और इस प्लेनेट के सर्वात्मक विमुक्ति के लिए नव्य नीति चेतसा, नव्य नीतिवाद। उसी क्रम में वो बोलते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि मनुष्य के मन का जो कार्बोनिक पेबुला, कार्बोनिक आभोग लेते लेते मन का जो एरिना है, मन का जो एरिया है कार्बोनाइज्ड हो गया है। और अगर यह दोनों नियो इथिक्स के फैक्टर को हृदयंगम अगर नहीं किया गया तो उस एरिना की और अभिवृद्धि होगी, और इस अभिवृद्धि होने के कारण उस पर्टिकुलर माइंड का ड्रिफ्ट, एक चेंजेज टुवर्ड्स मैटर होगा। वो मेटेरियलिटी की ओर धीरे धीरे उसका मन की जो व्यापकता है वो मेटेरियलिटी की संकीर्णता में धीरे धीरे गिरफ्त में चला जाएगा। और यह बहुत ही दुखद दिन होगा इस प्लेनेट के लिए, इस मानवता के लिए। उसी क्रम में बोलते हैं ठीक यही, दिस इज द पॉइंट वेयर द टेंडेंसी ऑफ इंपेरियलिज्म इवोल्व। इंपेरियलिज्म शब्द उन्होंने यूज किया है कि ये जो साम्राज्यवाद है इसी मानसिकता से इसकी उद्भूति होती है। जब ह्यूमन माइंड कार्बोनिक पेगुला को ज़्यादा इंटेक करता है तो उसका माइंड का टेंडेंसी टुवर्ड्स कार्बोनिक पेबुला होता है, टुवर्ड्स नैरोइज्म होता है, टुवर्ड्स मेटेरियलिज्म होता है। और इसकी बढ़ोतरी होने के, इसके एरिया की अभिवृद्धि के कारण वो मन चाहता है, वो पर्टिकुलर मन चाहता है कि दूसरों को हम ग्रैब कर लें, दूसरों की का जो भी संपद है, भौतिक मानसिक आध्यात्मिक संपद है, उसे हम अपने अधीन कर लें। इस मानसिकता को कहा जाता है साम्राज्यवाद। और यह साम्राज्यवाद जो है यह बहुत ही घातक है। इसी साम्राज्यवाद का खेल संपूर्ण इतिहास इसका गवाह है। और आगे भी अगर इसका उपाय नहीं किया गया, अगर माइक्रोवाइटा साइंस के तहत नियो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन नहीं लाया गया, उसके लिए मानव मनीषा प्रवृत्ति अगर नहीं हुई, तो यह जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस है, यह जो साम्राज्यवादी मानसिकता है जिसके बारे में बोलते हैं कि यह जो इंपीरियलिस्टिक वायरस है, यह जो इंपीरियलिस्टिक मानसिकता है वो मन के लेवल पर ही इसका उदय होता है और मन के लेवल पर ही ये अपना एक्टिवेशन करता है। उसका एक जर्मिनेशन, उसका एक वाइब्रेटिक फैकल्टी चलती रहती है। और जब इसका अभिप्रकाश फिजिकलिटी में होता है तभी यह दुनिया देखती है उसको कैपिटलिज्म के रूप में, स्टेट कैपिटलिज्म के रूप में, कम्युनिज्म के रूप में, नेशनलिज्म के रूप में, प्रोविंशियलिज्म के रूप में, कास्ट के रूप में, ये जेंडरिज्म, ये जो पुरुष और स्त्री का भेदाभेद, विभिन्न भेद के क्रम में ये इंपेरियलिस्टिक वायरस ही सब सर्वग्रासी बनके सबको ग्रस्त कर लेता है और सामूहिक रूप से मानव मनीषा को मेटेरियलिटी की ओर ले जाता है। इसलिए यह जो विभीषिका है, यह जो अंध तमिश्रा है, इसको दूर करने के लिए, इस विभीषिका से बाहर आने के लिए नॉन कार्बोनिक पेबुला
का इंटेक हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय कि मनुष्य को यह सोचना पड़ेगा अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु अपने पहले अस्तित्व की रक्षा, फिर उसका उद्विकास, फ्रॉम फिजिकली टू मेंटलिटी टू स्पिरिचुअलिटी। ये पहले अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर इसको रोका गया नहीं तो। और यह जो इम्पेरियलिस्टिक वायरसेस हैं, यह जो इम्पेरियलिस्टिक टेंडेंसी है, केवल नेशनलिज्म, प्रोविंशियलिज्म, कैपिटलिज्म, कास्टिज्म इसी तक ही सीमित नहीं होता है। मनुष्य के जो ज्ञान की विभिन्न विधाएं हैं, आर्ट, लिटरेचर, एस्थेटिक्स, सुप्रा एस्थेटिक्स, विज्ञान, कल्चर, सिविलाइजेशन, जितनी भी तमाम ज्ञान की संपद है, ज्ञान की फैकल्टीज हैं, सब में यह जो इम्पेरियलिस्टिक वायरस है मानसिक जगत को भी किल करेगा और फिजिकल जगत को भी किल करेगा, और मानवता के लिए बहुत ही वो बुरा दिन आने वाला है। इसलिए इंटेलेक्चुअल ऑफ दिस ग्लोब, इंट्यूशनिस्ट, जो बोधि संप्राप्त लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो भी सद्विप्र हैं, जो भी मॉरलिस्ट हैं, आज वह दिन आ गया है इस टर्निंग पॉइंट पर, इस संक्रमण काल पर, कि यह जो नियो इथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सर्वेशन है इसकी ओर सोचे और निजी जिंदगी में स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल परसूट्स का फॉलोवेंस करके निजी जीवन को भी उन्नति के शिखर पर ले जाएं, और साथ में ही अपने बाल बच्चों, अपने समाज, अपने परिवार और अपने ब्रदर और अपने देश और दुनिया और सारे प्लेनेट को अपना ही अंग समझकर, अपना ही पार्ट एंड पार्सल समझकर, सबों के अनुसार इस नियो इथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सेलिब्रेशन के दिशा निर्देश को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था कायम करे और जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स है उसको अपनावे, अन्यथा एक बहुत ही खतरनाक दिन आने वाला है। इस अर्थ में माइक्रोवाइटा के संदर्भ, माइक्रोवाइटा इन चीज़ों को मिस्टीरियसली और बहुत ही महीन रूप से, बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसमें प्रभावी होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ करनी जरूरी है। इंडिविजुअल माइक्रोवाइटा जो विगत चर्चा हुई थी उसमें तो हम लोगों ने देखा इस चर्चा में कि माइक्रोवाइटा के विभिन्न इम्प्लीमेंटेशंस हैं। इसका इम्पैक्ट फिजिक्स में पड़ेगा, केमिस्ट्री में पड़ेगा। केमिस्ट्री के संदर्भ में बोलते हैं माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार के केमिकल फार्मूलाज बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो माइक्रोवाइटाज है, माइक्रोवाइटाज एक लिविंग बीइंग है, एक कॉन्शस पार्टिकल्स है, ये क्वालिटी को भी इमर्ज कराता है, क्वांटिटी को भी ये बॉडी क्रिएट करता है और माइंड क्रिएट करता है, ये प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है, ये मेंटल टेंडेंसी क्रिएट करता है। तो इसके हिसाब से केमिस्ट्री के फार्मूलाज बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप उन्होंने कहा है ये जो ब्लू विट्रॉल है CuSO4 7H2O, ये फार्मूला तो मॉलिकुलर फार्मूला ऐसा ही देगा, इसमें और प्लस हो जाएगा 20 बिलियन माइक्रोवाइटा। तो इस प्रकार जो ये डिनोमिनेशन होगा माइक्रोवाइटाज का, ये जो मेडिकल साइंस, ये थियोरोपैटिक्स हैं, ये जो विभिन्न कल्याण के विज्ञान की शाखाएं हैं, जो मनुष्य मनीषा और जीव जगत के सुख दुख और उसके ये बीमारी और उनके हेल्थ के लिए जो अभी प्रयासरत हैं, उस दिशाओं में माइक्रोवाइटा के एक नया आलोक, नया आउटलुक आएगा और उसके डिनोमिनेशंस के हिसाब से दवाइयाँ बनेगी और सारे जो ये पैथीज हैं वो क्रिएट होगी और मानवता के सुख दुख का बहुत ही गैलोपिंग एलिवेशन होगा और सारे जगत पर इसका असर पड़ेगा। उसके बाद ये जो इंडिविजुअल माइक्रोवाइटाज हैं, इंडिविजुअल माइक्रोवाइटाज के अलावा एक कलेक्टिव भी होता है। जैसे एक इंडिविजुअल माइक्रोवाइटम को हम माइक्रोवाइटम कहते हैं और माइक्रोवाइटा प्लूरल है, तो 10 बिलियन ऑफ माइक्रोवाइटाज, 20 बिलियन ऑफ माइक्रोवाइटा, 10,000 ऑफ माइक्रो, इसको हम लोग समझने के लिए यूज करें क्लस्टर ऑफ माइक्रोवाइटा या कलेक्टिविटी ऑफ माइक्रोवाइटा। इस कलेक्टिविटी और माइक्रोवाइटाज जो है उसका उन्होंने नामकरण किया है, जो नामकरण की पहले से भी है हमारे ऋषि मुनियों ने। जो इलाइट स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थी उन्होंने भी उसे परसीव किया था
और उनका नोमेनक्लेचर उन लोगों ने किया था उसको इन्होंने रिवाइव करके उसका इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीकेशन और उसका एक ये मेटामॉर्फोसिस करके किस प्रकार मनुष्य के कल्याण के हितार्थ लगाया जाएगा, इसमें इन्होंने विशद चर्चा की है। तो उनको इन्होंने 7 भागों में बांटा है। ये माइक्रोबायोटा साइंस, उनके 7 कलेक्टिव माइक्रोबायोटाज के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका ये यक्ष, विदेहलीन, प्रकृतिलीन, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर और सिद्ध, 7 प्रकार के माइक्रोबायोटाज होते हैं। ये संस्कृत नाम हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज और जिनका वॉन्ट्स और जिनके डिजायर्स और जिनकी कामना, जिसकी निगेटिविटी, जिनकी पॉजिटिविटी के बारे में सारा चीज़ इन्होंने बिल्कुल विस्तृत दिया है। उसके बारे में कुछ संक्षेप चर्चा अभी इस विमर्श में करने की इच्छा हो रही है। जैसे यक्ष माइक्रोबायोटा, यक्ष माइक्रोबायोटा रिलेटेड है ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, ये जो मॉनिटरी एक्टिविटीज़ के लिए, ये जो भौतिक संपत्ति हम लोग कहते हैं, रुपये, पैसे, डॉलर, ये पॉन्ड्स, ऑल दिस थिंग्स, जिसके अनहेल्दी कंपटीशन में अभी सारी दुनिया लगी हुई है, और ये जो इम्पेरियलिस्टिक इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म है उसका जो ताना बाना और उसका जो सिनारियो है हम लोग सभी देख रहे हैं, सभी देशों में देख रहे हैं कि बातें तो लंबी लंबी होती हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी विशेषण युक्त होती हैं, लेकिन भीतर का बगुला का जैसे मछली पर ध्यान रहता है, उसी प्रकार ये जो इम्पेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, अनसीन, पर्दे के पीछे अनसीन होकर ये किस प्रकार संपूर्ण मानवता के हड्डी, खून, मांस सबको सोख कर रहा है और सबको बिल्कुल कंगाल एक पिंजर में बंद तब्दील किया जा रहा है। तो ये जो यक्ष माइक्रोबायोटा है उसी से रिलेटेड हैं। ये कैसे यक्ष माइक्रोबायोटा बनते कैसे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है। इसके पहले पूर्व चर्चा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो कॉस्मिक माइंड के जो 3 लेयर हैं, महत तत्व, अहम तत्व और चित्त, और उसके बाद ईथर, तो हम लोगों ने पिछले विमर्श में चर्चा किया था कि इंटरमीडिएट स्टेज में, इस बात को याद रखा जाए एम्फेटिकली, इंटरमीडिएट स्टेज में माइक्रोबायोटा काम करता है और एक ट्रांजिशन पीरियड में किसी चीज़ को दूसरी अवस्था में उसको बदलता है, चाहे मैटर की विभिन्न अवस्थाएं हों या डार्विन के अनुसार स्पेसीज ऑफ डेवलपमेंट, जो उन्होंने डिफरेंट स्पेसीज का जो एक दूसरे संक्रमण काल में एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज में ट्रांसफ़र हो जाता है और मेटामॉर्फोज्ड हो जाता है, वहाँ भी इंटरमीडिएट स्टेज में भी ये माइक्रोबायोटाज काम करते हैं। उसमें एक उदाहरण हम लोगों ने पिछली चर्चा में की थी कि दही जैसे जमता है, तो दही दूध का जो गर्म दूध एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जाता है, उसके दूध के सभी मॉलिक्यूल्स, और एक खास स्टेज में जोरन डाला जाता है। जोरन क्या है, पर्टिकुलर माइक्रोबायोटा को उसको इन किया जाता है और दूध का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली जो अवस्था है वो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट कर जाता है। इसलिए ड्यू टू माइक्रोबायोटा ये स्टेट ऑफ चेंज होता है। तो उसी प्रकार जीवन और जगत के जहाँ भी ज़रूरत है, ये इंटरमीडिएट स्टेज को याद रखा जाना चाहिए कि माइक्रोबायोटा वहीं काम करते हैं और फेज बदलते हैं, स्टेट्स बदलते हैं, अवस्थाएं बदलते हैं। तो ये जो यक्ष माइक्रोबायोटा है, ये एक तो वो है, ये कॉस्मिक लेयर से, कॉस्मिक फैक्टर से इमेनेट करता है। दूसरा ये होता है कि जब कोई साधक परम पुरुष की साधना करते हैं और साधना करते 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 कभी कभी उसका मन साइड लुकिंग करता है, और जब उसके मन में होता है कि हे परम पुरुष, मैं तो तुम तक जा रहा हूँ तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन अगर मुझे कुछ पैसे हो जाते, अगर हम एफ्लुएंसी हो जाती, तो हम और बेनिवोलेंट काम करते और पॉजिटिवली ही वो सोचते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड हमेशा रहता है यही वेल्थ, रिगार्डिंग वेल्थ। तो ऐसे समय में जब उनका देहांत होता है तो उनका मन यक्ष माइक्रोबायोटा में कन्वर्ट कर जाता है। और जो ये यक्ष माइक्रोबायोटा है, ये इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का एक बहुत बड़ा टूल्स है। और इस यक्ष माइक्रोबायोटा का ये जो इकोनॉमिक इम्पेरियलिस्टिक टेंडेंसी ऑफ माइंड होता है,
ये जो विभिन्न मन में आजकल खासकर इस दुनिया में, अभी अर्वाचीन दुनिया में इसी का बोलबाला है, तो उससे एक फील्ड क्रिएट होता है, निगेटिव फील्ड क्रिएट होता है। और निगेटिव फील्ड क्रिएट होने से वो यक्ष माइक्रोबायोटा जो कि करोड़ों करोड़ की संख्या में स्पेस में है, ऑल ऑफ द कॉस्मोस में है, वो अट्रैक्टेड होते हैं। और अट्रैक्ट होके क्या करते हैं, माइक्रोबायोटा अपने आप में निगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं या एक समूह मानसिकता होती है, अगर वो निगेटिविटी लिए हुए है तो वो उसको अट्रैक्ट करती है, एंड दैट माइक्रोबायोटा एक्ट्स निगेटिवली। तो यक्ष माइक्रोबायोटा यहाँ का क्या करते हैं, मान लीजिए अमेरिका में कोई एक इंपेरियलिस्ट, एक मिस्टर एक्स करके कोई इंपेरियलिस्ट है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास है, और मन में ही वो सोच रहा है कि हमारा 50 ट्रिलियन है तो 100 ट्रिलियन हो जाए। मन उसी प्रवाह में है, क्योंकि मन एक प्रवाही है, चित्त नदी उभयतः प्रवाहिनी। ये माइंड इज फ्लोई फ्लूडल इटसेल्फ। तो वह जो मेंटल फ्लो है, मान लीजिए अमेरिका में कोई 10 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियंस की इच्छा कर रहा है केवल मन में, और कहीं किसी दिल्ली के किसी एक खास मोहल्ला में कोई एक बनिया किसी पैसे की चिंता कर रहा है, तो दोनों की चिंताओं में एक वायरलेस का कनेक्शन हो जाता है। और ये जो छोटे वेल्थ मानसिकता वाले पर्टिकुलर आदमी हैं, उसमें एक इंटरकनेक्शन हो जाता है, और इसी परिस्थिति में एक फील्ड क्रिएट होता है। और ये यक्ष माइक्रोबायोटा करोड़ों करोड़ की संख्या में आती हैं, दोनों को इनकरेज करता है, हाँ धन कमाओ, खूब अच्छा कमाओ, खूब इतना कमाओ, और उसी एरिया में इसे प्रोपेल करते हैं। इस प्रोपल्सन का काम है इसी यक्ष माइक्रोबायोटा का। तो ये यक्ष माइक्रोबायोटा अभी बहुत ही प्रभावी है इस ग्लोब में। और इस यक्ष माइक्रोबायोटा का अपने लाइफ का निदान यही है कि ये एट द टाइम ऑफ डेथ परम पुरुष को एक क्षण के भूल के लिए इस मेटेरियलिस्टिक संपदा ओरिएंटेड उनका माइंड हो गया, उसी मोमेंट में उसका शरीर छूटा, इसलिए वो उस रिएक्टिव मोमेंटा के कारण, उस संस्कार के कारण वो यक्ष माइक्रोबायोटा में तब्दील हो गया और स्पेस में रोमिंग करने लगा। इस प्रकार करोड़ों अरबों माइक्रोबायोटाज हैं। तो इनकी नियति क्या होगी फ्यूचर, तो इनका जो रिएक्टिव मोमेंटा है, जो इसका संस्कार जब तक उपभोग नहीं होगा तब तो यक्ष के रूप में ही रहेंगे, और जब उसका संस्कार भोग हो चुका होगा, जीरो हो जाएगा, तब फिर ह्यूमन बॉडी में वो आएगा और फिर से साधना वो शुरू करेगा। इसलिए ये यक्ष माइक्रोबायोटा का काम है। और जब तक वो यक्ष रहेगा तो ये जो संपदा ओरिएंटेड ये जो मानसिकता इस ग्लोब पर है उसमें और एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का क्या नतीजा है उसकी व्याख्या यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं उसका क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो और इसका सेम्बलेंसेस जो है, कुछ चीज़ हम लोग देहात में अपने गांव में भी देखा करते हैं। तो कुछ देवता यक्षराज, जैसे जखराज कहते हैं गोसाई, हम लोगों के एरिया में है, कहीं उसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। तो वहाँ जाके हमारी माँ बहनें वहाँ पूजा करते हैं। तो वो इस इंडिकेटर है कि ये यक्ष माइक्रोबायोटाज होते हैं, ये देवजोनी होते हैं। इसमें एक बात और कि हम लोगों का शरीर जो है, किसी जीव का शरीर है, पंच तत्व से निर्मित है। ये 5 फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं, इसके विभिन्न अनुपात से जो संचर और प्रतिसंचर धारा में हम लोगों ने चर्चा की, उस प्रकार इसका निर्माण होता है। और ये जो माइक्रोबायोटाज होते हैं देवयोनि, इसके तीन फैक्टर्स होते हैं। लिक्विड और सॉलिड फैक्टर इनके पास नहीं होते हैं। इनका जब मन विदेही मन होता है, शरीर छोड़ता है, पंच तत्व वाला शरीर छोड़ता है, तो वो 3 तत्व वाले शरीर में वो उसके न्यूक्लियस में उनके मन का अवस्थान होता है। वो तत्व है ल्यूमिनस फैक्टर, तेजस तत्व, एरियल फैक्टर, वायु तत्व और इथीलियर फैक्टर। 3 में ही वो रहते हैं। और ये मोस्टली ये पॉजिटिव होते हैं, हेल्प ही करते हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई व्यक्ति अगर पैसे या संपदा के फेर में ज़्यादा डेंजरस नहीं हो जाए, तो तब तक इनका पॉजिटिव काम ही होता है। तो ये मुख्यतः ये यक्ष माइक्रोबायोटा का अपना टेन्योर, अपना किस्मत और इस दुनिया का कल्याण और अकल्याण के साथ इस यक्ष माइक्रोबायोटा का रिलेशन है।
दूसरा माइक्रोबायोटा है प्रकृतिलीन। प्रकृतिलीन क्या होता है? वो भी साधक ही होते हैं जो परम पुरुष की साधना के लिए मुखातिब होते हैं, लेकिन किसी कारणवश से उसका मन अगर ड्रिफ्ट कर जाता है कि ये मूर्ति पूजा की तरफ, तो वैसी अवस्था में अगर उसका देहांत हो जाता है तो वे इसी मैटर, मूर्ति चाहे वो मिट्टी की हो या कांसे का हो या लोहे का, उसमें वो तब्दील हो जाता है। और यह ही बहुत भयंकर परिस्थिति है जो एक मनुष्य का, जो साधक था, जो परम पुरुष की साधना कर रहा था, और एक छोटे से माइंड के डेविएशन के कारण उसका वो अगर उस मोमेंट में देहांत हो गया तो वो प्रकृतिलीन माइक्रोबायोटा बन जाता है, प्रकृतिलीन अनुजीवत बन जाता है, और उनको करोड़ों लाखों बरस तक उसी फेज में रहना पड़ेगा। और उसको मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका रिएक्टिव मोमेंटा, जिस क्षण में उन्होंने चाहा था कि वो मूर्ति की तरफ या मटेरियल ओरिएंटेड माइंडनेस होने के कारण, वो जब अंत हो जाएगा उसके संस्कार का, तब फिर वो मानव तन पाएगा और फिर उससे साधना शुरू करेगा। ये है प्रकृतिलीन माइक्रोबायोटा। तो ये भी अभी इस दुनिया को डाटा कलेक्ट करें तो अधिकांशतः संपूर्ण ग्लोब में ज़्यादा संख्या यही है, मनुष्यों का अकल्याण हो रहा है। इस अकल्याण से कितना जरूरी है जो मनीषा संप्राप्त व्यक्ति हैं, जो बोधि और बुद्धि संप्राप्त मानवता का भला चाहने वाले हैं, उनको माइक्रोबायोटा साइंस के इस मिस्ट्री को पढ़ने और उसको अपने जीवन और समाज और शिक्षा में लागू करने के लिए कितनी ज़रूरत है, इसको सोच सकते हैं। अन्यथा कितना ये मनुष्यता की हानि हो रही है। ये प्रकृतिलीन। उसके बाद है विदेहलीन। ये विदेहलीन मानसिकता कैसे होती है? ये माइक्रोबायोटाज कैसे आते हैं? एक तो कॉस्मिक फैक्टर से आते हैं, दूसरा होते हैं वैसे साधक जो परम पुरुष की साधना कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन तो चंचल होता है। मन में ये सब आते हैं कि बहुत फैमिली ट्रबल है, ये ट्रबल है, हमेशा बीमारी रहती है। ये जो उबा हुआ मन है, उबी हुई मानसिकता है, ये जो सफोकेटेड और उबी हुई मानसिकता की स्थिति में जब डेथ हो जाता है और परम पुरुष को भूल जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ डेथ परम पुरुष की भावना नहीं होती है। हालांकि वो जीवन भर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डेविएट हुआ, अगर इस उबी हुई मानसिकता में उनका देहांत हो गया, तो उनका विदेही मन जो है वो विदेहलीन माइक्रोबायोटा में कन्वर्ट कर जाता है, और स्पेस में, होल कॉस्मोस में वो माइक्रोबायोटा रोमिंग करता है, और वो उस प्रकार के माइंड को प्रोपेल करता है, उसको इनकरेज करता है, उनको इंस्पायर करता है वैसा करने के लिए। फिर उसके बाद का माइक्रोबायोटा है किन्नर। किन्नर संस्कृत वर्ड है जिसका माना होता है किम प्लस नर। ये ब्यूटिफिकेशन का सेंस, जैसे हमको ऑर्नामेंट चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, कॉस्मेटिक्स चाहिए, हम अच्छा दिखें, ये जो एस्थेटिक सेंस है, एस्थेटिक सेंस, इससे वो साधना, परम पुरुष की साधना करते हुए साधक के मन में एट द टाइम ऑफ डेथ, जब इस कॉस्मिसिटी, ये कॉस्मेटिकनेस की ओर माइंड चला जाता है, यह जो सेंस ऑफ ब्यूटिफिकेशन की ओर माइंड साइड ट्रैक पर चला जाता है, और उस समय अगर उनका देहांत होता है, अगर देखिए साथ में ही दो बातें हो रही, चरम निर्देश में बाबा दिए हैं, एट द टाइम ऑफ डेथ अगर परम पुरुष की भावना है तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो कितना एक मोमेंट में आदमी को, साधक को अवेयर होना चाहिए। उस मोमेंट में अगर मानसिकता हो गई ये एस्थेटिक्स की, ये सौंदर्य विज्ञान की, ये सब कुछ बातें आ गई और देह छूट गया, तो वह विदेही मन कन्वर्ट कर जाता है किन्नर में। और यह जो किन्नर माइक्रोबायोटा है, हजारों लाखों की संख्या इस स्पेस में है। और जो सेंस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, ये जो कलाकृति है हमारा, सिनेमा, बॉलीवुड, हॉलीवुड और ये सब चीज़, जितनी चीज़ें हो रही हैं, इसके कलेक्टिविटीज को, उसके माइंड को उस ओर वह प्रोपेल करता है। ये किन्नर माइक्रोबायोटा उसको इम्पेल करता है, प्रोपेल करता है, इंस्पायर करता है, ये गाइड करता है। तो ये बात है। इसलिए मनुष्य क्या होता है, अधिकांशतः अपना परम पुरुष लक्ष्य भूल के इस ओर उसके माइंड का डेविएशन हो जाता है। यह भी कितना
विनाशकारी है। विनाशकारी इसलिए कि एस्थेटिक्स अपने आप में ठीक है, कॉस्मेटिक्स अपने आप में ठीक है, लेकिन परम पुरुष के कॉस्मिसिटी की ओर जाते हुए तब, इसलिए कॉस्मेटिक और कॉस्मिक दो फैक्टर है। हमें कॉस्मिक होना चाहिए, कॉस्मेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो महीन थीन डिफरेंसेस है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है, अन्यथा ये शब्द आए मिस्ट्री रूप में, ये मिस्टीरियसली ये चीज़ें हो रही हैं और मनुष्य के माइंड में जो विभिन्न भावनाएं विभिन्न तरह की होती हैं, अब इस माइक्रोबायोटा साइंस देने के बाद हम लोग समझते हैं कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। ये अनहोनी नहीं है, ये नेचुरल है, ये माइक्रोबायोटाज के कारण होते हैं। उसके बाद का माइक्रोबायोटा है गंधर्व माइक्रोबायोटा। गंधर्व माइक्रोबायोटा क्या है कि यह जो गाना बजाना, यह जो म्यूजिक की दुनिया है, यह जो रिद्म ताल छंद लय की दुनिया है, ये बहुत मधुर दुनिया है, बांसुरी की आवाज़ और सारी ये सब जो संगीत के जगत हैं, यह जो संगीत के एस्थेटिक्स का जगत है, जो गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, सबका मनोरंजन करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन परम पुरुष को केंद्र में रखकर ये सारी बातें होनी चाहिए। तो वैसे साधक जो साधना कर रहे होते हैं परम पुरुष की और बहुत दूर जा रहे होते हैं परम पुरुष की ओर, लेकिन संजोग बस अगर एट द टाइम ऑफ डेथ उनका मन इस तरफ गया, वैसे संगीत पर जिस संगीत का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मटेरियलिटी की तरफ है, टुवार्ड्स मंडेन प्रॉपर्टी की, मंडेन और सुप्रामंडेन प्रॉपर्टी की तरफ है, तब वो पर्टिकुलर जो विदेही मन होगा, शरीर छूटने के बाद उसका विदेही मन वो हो जाएगा गंधर्व माइक्रोबायोटा। तो गंधर्व अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम लोग जब कीर्तन करते हैं, कहीं प्रभात संगीत गाते हैं या कहीं गान बजान होता है, तो वहाँ कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेडली कीर्तन बहुत अच्छा होता है, या बहुत सब लोग भावाभिभूत हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हजारों लाखों की संख्या में ये गंधर्व माइक्रोबायोटा आते हैं और वो भी कीर्तन और ये त्रिदेह में कीर्तन करने लगते हैं, और वो संगीत का समा जम जाता है और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन उस पर्टिकुलर जो गंधर्व बना हुआ पर्टिकुलर वो जो विदेही मन है, उसका तभी कल्याण होगा जब उसका रिएक्टिव मोमेंटा संस्कार क्षय होगा जिस दिन। अब इसमें हजारों बरस लग सकता है, सैकड़ों बरस भी लगता है, इसमें परम पुरुष की कृपा चाहिए और इनकी आकांक्षा चाहिए, तब वह शरीर माइक्रोबायोटा का त्रिआयामी शरीर छोड़ता है और मनुष्य देह में आएगा और फिर से साधना शुरू करेगा। ये उसके निजी जीवन की नियति है। लेकिन सामूहिक जीवन में जो पॉजिटिव म्यूजिक जिनका है, प्रभात संगीत है, परम पुरुष के लिए जो गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लीला करते हैं, वहाँ भी ये गंधर्व माइक्रोबायोटा उसको प्रोपेल करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, उसको इम्पेल करते हैं, उस ओर जाने के लिए उसका स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, वहाँ पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर फोल्क सॉन्ग या बॉलीवुड और हॉलीवुड का सॉन्ग जहाँ ये जो डिग्रेडेड म्यूजिक होता है उस तरफ अगर मानसिकता हुई, तो वहाँ ये माइक्रो गंधर्व निगेटिवली उसको उस दिशा में प्रोपेल करते हैं। इसलिए हमारा विवेक, मनुष्य का जो विवेक बहुत कीमती चीज़ परमात्मा ने दी है, इस डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टी को यूज करना चाहिए कि हम कैसे परम पुरुष की ओर इन शॉर्ट टाइम अखंड जीवन में है उस अखंड जीवन की प्राप्ति कर लें। इसलिए इतनी बारीक और मिस्टीरियस चीज़ें ये सब हैं माइक्रोबायोटा जगत की, जो माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार ने इनको मानवता को दे के बहुत बड़ा कल्याण किया हुआ है। और अब जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे साइंटिफिकली टेम्पर्ड हमारे नए युवक और नए साधक लोग हैं, या संपूर्ण लोग हैं, सभी साधक हैं कुछ न कुछ डिग्री तक, सब लोग माइक्रोबायोटा का जो विज्ञान इन्होंने दिया है बाबा ने, इससे कितनी तरक्की होगी इसको हम लोग इनकी गहराई से समझ सकते हैं। उसके बाद का माइक्रोबायोटा, एक छठा माइक्रोबायोटा है विद्याधर। विद्याधर माइक्रोबायोटा वो है कि किसी साधक का मन, ये जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है, ये जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टी की ओर जब ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, साधना करते हैं परम पुरुष की, करते करते
लेकिन उसका मन डाइवर्ट होकर जब इंटेलेक्चुअल फैकल्टी की तरफ भी भागता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो जाएं, सारे शास्त्र पुराण कुरान सारे विज्ञान ये वो सारे चीज़ के हम मास्टर हो जाएं, इस तरफ माइंड भागता है, भागना स्वाभाविक है। लेकिन परम पुरुष की तुलना में भागना स्वाभाविक नहीं है। परम पुरुष की ओर अगर एकमात्र लक्ष्य डेसिडरेटम ऑफ लाइफ परम पुरुष रहेगा तब तो ये सबऑर्डिनेट हो जाएगा और ये वृत्तियाँ, ये जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज की वृत्तियाँ हैं उसी ओर मुड़ जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ते एट द टाइम ऑफ डेथ परम पुरुष की साधना कर रहे हैं, लेकिन जस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ मन में ये बात आ गई, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी की बात, उधर मन अगर भाग गया और देह छूट गया तो वो विदेही मन वो हो जाता है विद्याधर। ये जो विद्याधर माइक्रोबाइटा ये भी तब तक रहेंगे जब तक कि इनका संस्कार क्षय नहीं होगा। संस्कार जब क्षय हो जाएगा सारे रिएक्टिव मोमेंटा, तब पुनः ही मनुष्य जीवन में आ गए और साधक बन के फिर साधना करके और छूटी हुई साधना को जोड़ करके वो परम पुरुष की ओर एक्सेलरेटेड वे में जाएंगे। लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा ये भगवान ही जाने और उनका संस्कार जाने। लेकिन ये मनुष्य के लिए ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव कैरेक्टर के नहीं होते हैं। ये विद्याधर माइक्रोबाइटा, ये जो पढ़ने वाले हमारे युवक हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी माँ हैं, बहनें हैं, सभी जिनका जो विद्या के तरफ ये जो माइंड विद्यार्थिनाम अध्ययनम उसको इसको ये माइक्रोबाइटा उसको प्रोपेल करते हैं कि सब ज्ञान विज्ञान सीखो और परम पुरुष का विज्ञान और सीखो। ये प्रोपल्सन ही देते हैं परम पुरुष के तरफ भी क्यों ये देते हैं? इस स्वयं ये विद्याधर बन के ये जान रहे हैं कि हमने कौन सी गलती करके हम विद्याधर बन गए हैं। इसलिए जो पॉजिटिव माइक्रोबाइटो परम पुरुष ओरिएंटेड जो मानसिकता है उसको ये प्रोपेल करते हैं कि शास्त्र देखो, परम पुरुष की वाणी देखो, आप्त वाक्य देखो, उसको पढ़ो और परम पुरुष की ओर सारी एनर्जी लगाओ। और जो इधर भी हैं ये साइकिक स्तर पर जो विभिन्न विद्या है, ज्ञान है, विज्ञान है, सब की ओर उस सब के माइंड को प्रोपेल करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इम्पेल करते हैं। तो ये इनका विद्याधर का प्रॉपर्टीज है। और लास्ट में ये जो सिद्ध माइक्रोबाइटा हैं, ये सिद्ध माइक्रोबाइटा जो हैं ये वैसे साधक के हैं जो साधना करते हैं परम पुरुष की, लेकिन साधना करते करते उनका माइंड का ओरिएंटेशन अगर ऑकल्ट पावर की तरफ हो जाता है तो ऑकल्ट पावर के, इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि ऑकल्ट के तरफ ध्यान मत दो, ऑकल्ट तुम्हारे पैर की धूल है। तो ये ऐसे साधक जो ऑकल्ट की तरफ अगर डेविएटेड हो जाते हैं, उसकी इच्छा हो जाती है कि ऑकल्ट हो जाए, हम ये कर रहे हैं, अंतर्जामी हो जाए, ये हो जाए, बहुत तरीके के 8 प्रकार के ऑकल्ट होते हैं, फिर 6 और प्रकार के होते हैं। इस तरफ अगर मन भागता है तो साधक तो भागने नहीं देता है, परम पुरुष की ओर जाता है। ये द्वंद्व मन में चलता रहता है। लेकिन जब एक खास स्थिति आती है एट द टाइम ऑफ डेथ, उस मोमेंट में क्या घटना होगी, दिस डिसाइड द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। हालांकि इस जीवन में ये जो सिद्ध माइक्रोबाइटा होते हैं बहुत ही सहायक होते हैं। कभी कभी साधक फील करते हैं, बाबा अपने बारे में ही एक संस्मरण लिखे हैं, सॉरी विद्याधर भूल गए, विद्याधर के बारे में बाबा लिखे हैं कि जब मैं विद्यार्थी था तो एक अपने 3 महले पर मैं पढ़ रहा था एक एकांत में, और देखा कि उस रूम के चारों कोने से एक आवाज़ आ रही थी कि फलना पोएम का फलना ये पढ़ो, फलना ये पढ़ो। तो वो लेके मैं पढ़ने लगा उसको, परीक्षा में वही प्रश्न आया। तो इस प्रकार विद्याधर सबको मदद करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ और परम पुरुष की तरफ, और हेल्पफुल है पॉजिटिव माइक्रोबाइटा। और ये जो सिद्ध माइक्रोबाइटा है, ये साधक साधना जब बहुत डीप करते हैं तो कभी कभी देखते हैं अपने रूम में या अपने सराउंडिंग में कि एक इफल्जेंस ऑफ लाइट वो देखते हैं। तो ये इफल्जेंस ऑफ लाइट 2 कारण से हो सकता है। एक तो परम पुरुष की कृपा के कारण इफल्जेंस ऑफ लाइट होता है, और एक सिद्ध माइक्रोबाइटा के कारण होता है। तो इसमें साधना में अग्रगति होती है। दोनों के डिस्टिंक्शन में बाबा बोलते हैं कि जब माइक्रोबाइटा के सिद्ध माइक्रोबाइटा के कारण इफल्जेंस ऑफ लाइट होता है तो वो फ्रेगमेंटेड लाइट वेव होता है, और जब परम पुरुष की कृपा से संप्राप्त वो इफल्जेंस ऑफ लाइट होता है तो वो कंटिन्यूम में होता है।
फिर बाबा बोलते हैं कि जब कोई साधक कोई कपालिक साधना करने जाते हैं या कोई साधक कहीं जाते हैं, खुदा न खास्ते किसी नदी में गए और उनको पता नहीं है कितना पानी है, उस पार जाना जरूरी है, तो उस समय कभी कभी ये जो सिद्ध माइक्रोबाइटा ये हेल्प करते हैं। और एक उदाहरण है, मुजफ्फरपुर के एक कुछ कपालिक साधक थे, वो कपालिक साधना करने के लिए गए, नदी पार जाना था कपालिक साधना के लिए, वहाँ शमशान था, तो अब नदी में बहुत पानी थी, तो असमंजस में था कि कैसे जाऊं, डूब तो नहीं जाऊं। तो एक लाइट आया और लाइट इस पार से उस पार हो गया। तीन इस साधकों जो साधक दो साधक थे, ये उसी को फॉलो करते हुए पार कर गए, तो डूबने लायक पानी नहीं था, ये पार कर गए। और फिर साधना करने के बाद फिर सोचने लगे कि अब रिटर्न कैसे होंगे। तो रिटर्न होने के समय भी वो एक लाइट आया और जैसे जैसे वो गुजरा वैसे वैसे ये दोनों भी गुजर गए और पार कर गए। तो माइक्रोबाइटाज साधकों को विभिन्न सेंस में ऐसे मदद करते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, इस धरती पर सुना जाता है कि कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं बड़े बड़े, जिनका पता नहीं होता है कि उनके गुरु नहीं हैं। उनके गुरु कौन है? उनके गुरु कोई नहीं होता है, इतिहास में ऐसा लगता है। तो वैसे महापुरुषों को कहा जाता है ये सिद्ध दीक्षित हैं। तो इसका मतलब ये होता है, बाबा साफ करते हैं कि जब कुछ महापुरुष होते हैं जिनके गुरु का पता नहीं होता है, ये सिद्ध दीक्षित महापुरुष जो है, इसका माने ये है कि विगत जीवन में वो साधना की बहुत ऊंचाई तक गए, लेकिन उस अपेक्स में परम पुरुष में उनका मर्जर नहीं हुआ और उनका देहांत हो गया। तब फिर वो जो नया देह प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है कभी कभी कि ये सिद्ध माइक्रोबाइटा आते हैं और पिछले जीवन का जो इष्ट मंत्र उनका है उनके मन में वो दे जाते हैं। तो वही सिद्ध माइक्रोबाइटा से वो दीक्षित हो गए, माने इष्ट मंत्र मिल गया। तो ऐसे भी महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, होते हैं जिनको ये सिद्ध विगत जीवन के इष्ट मंत्र को उनको दिला देते हैं और उनकी साधना प्रचुर रूप में एक्सेलरेटेड वे में चलने लगती है। तो ये सिद्ध माइक्रोबाइटा विभिन्न तरफ से हेल्प करते हैं। और कहा जाता है ना, भगवान बुद्ध को उनके पिताजी ने ऐसा सराउंडिंग बनाया था कि दुनिया में ये जो दुखी मृत और रोगी शरीर को देखेगा ही नहीं तो विरक्त कैसे होगा, क्योंकि किसी पंडित ने कहा था ये सन्यासी बन जाएगा। लेकिन वो बाहर निकले और जब वो 3 बार बाहर निकले, 3 दुखी और लाश और इन जो सिचुएशन को देखा, तो उनका मन विराग के लिए तैयार हो गया। तो उस समय वो उनकी पत्नी सोई हुई थी, उनका छोटा बच्चा भी था। 3 बार वो बाहर निकले, फिर मोड़ अंदर आते थे, देखते थे, मन में एक द्वंद्व चल रहा होता है। उस समय बाबा बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सिद्ध माइक्रोबाइटा आता है और उनके मन में एक इंस्पिरेशन, एक इम्पल्सन, एक प्रोपल्सन दे देते हैं और भगवान बुद्ध बाहर निकलते हैं, फिर बुद्ध को प्राप्त हो जाते हैं और बोधि प्राप्त करते हैं और इस दुनिया में आते हैं। तो इस प्रकार ये जो विभिन्न माइक्रोबाइटाज हैं, ये विभिन्न माइक्रोबाइटाज जो मिस्टीरियसली, इसलिए बाबा के प्रथम प्रवचन का विषय ही था माइक्रोबाइटा द मिस्टीरियस इमेनेशन ऑफ कॉस्मिक फैक्टर। तो ये मिस्टीरियल इस संपूर्ण कॉस्मोस का, खास करके हम लोग जिस धरती ग्रह पर हैं, इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चूंकि परम पुरुष ने संकल्प लिया हुआ है कि ये महाविश्व संरचना का उनका संकल्प है और इसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट के रूप में दी है। ब्लूप्रिंट के ही रूप में नहीं दिया है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन दिया, उन्होंने टीम ऑफ जायंट साधक दिए, गृही हो या सन्यासी हो, और इस दुनिया में जो चल रहे हैं, केवल यही लोग नहीं, परम पुरुष अदृश्य रूप में, अजाना पथिक के रूप में इन माइक्रोबाइटाज के थ्रू संपूर्ण विश्व के 7.5 अरब पॉपुलेशन के मन में, किसके मन में क्या क्या वो कर रहे हैं थ्रू दीज माइक्रोबाइटाज, ये वही जाने। और इतना तो जरूर हम लोगों को वो बीच बीच में जो कहते हैं कि मानवता का भविष्य बहुत ही गोल्डन है, बहुत ही स्वर्णिम युग आने वाला है। तो ये जो विभिन्न माइक्रोबाइटाज का जो तरीका है, ये जो मिस्टीरियस फंक्शन है, इसके बारे में जो माइक्रोबाइटा का साइंस है, इसको जितना जल्दी हो सके जो भी सरकार
अगर कोई किसी देश की सरकार है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने पार्लियामेंट में इस माइक्रोबायोटा साइंस को डिबेट और डिस्कस करे, और यूएनओ में जहाँ जो हो, करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोगों के मन में इच्छा हो रही है। अगर करेंगे द बेटर, सूनर द बेटर, तो सारी समस्याएं बाबा भगवान श्री साई आनंद मूर्ति जी दिए हैं। और नहीं भी करते हैं तो इन माइक्रोबायोटाज के द्वारा, उसी प्रवचन में वो बोलते हैं, इथिक्स ऑफ मल्टीलेटरल सैल्वेशन वाला जो प्रवचन में है, उन्होंने बोलते हैं कि एक विराट पुरुष सिटिंग इन ए प्लेस, क्योंकि ये जो माइक्रोबायोटा के साथ जो कम्युनिकेशन है, ये जो मेजॉरिटी ऑफ पीपुल्स है, वो इस कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी को तकनीक को नहीं जानते हैं। वो परम पुरुष हैं, सिटिंग इन ए प्लेस उन्होंने लिखा है कि वो इसको कम्युनिकेट करके इस माइक्रोबायोटाज को यूटिलाइज कर रहे हैं संपूर्ण मानवता के त्रिआयामी कल्याण के लिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। इसलिए बहुत सब घटनाएं जो हम लोग इस दुनिया में देख रहे हैं, उन घटनाओं में बहुत बारीकी से गौर करेंगे तो मनुष्य कुछ सोचता है, कुछ हो जाता है। और उसके साथ ही उन्होंने जो बड़ा भय मुद्रा का प्रवर्तन किया है, उनका एक विशाल संवेग इस सारी दुनिया में काम कर रहा है। अपरेंटली ये दुनिया कुछ बुरी नज़र लग रही है, लेकिन हर मनुष्य के इंडिविजुअल जीवन में ओत जोग से उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है, प्लस माइक्रोबायोटा के द्वारा उनका जो हर स्तर विन्यास, हर क्रमवार अवस्था परिवर्तन की दशा है, इंटरमीडिएट फेज में जिस माइक्रोबायोटाज की जहाँ ज़रूरत होती है, उसके द्वारा वो परम पुरुष और शरीरी अवस्था में भी फंक्शनल हैं। इसलिए द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज वेरी गोल्डन, एंड ये अबाध गति से आगे की ओर बढ़ रही है। इसलिए इस धरती के सभी तमाम 7.5 अरब पॉपुलेशन को, हर मनुष्य को आज जितनी बड़ी पीड़ा है भारत में, सब जगह आप देखते हैं गोरे काले और ये भेदाभेद कि जो दुनिया है, जो इम्पेरियलिस्टिक, जिसको हम लोग बार बार अपने विमर्श में करते हैं कि यह जो इम्पेरियलिस्टिक फासिस्टिक वायरस है, ये माइक्रोबायोटाज, नेगेटिव माइक्रोबायोटाज के कारण है। और नेगेटिव माइक्रोबायोटा को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव माइक्रोबायोटा की ज़रूरत होती है। उसके लिए जब तक, और बाबा एक और प्रवचन में बोलते हैं कि यह जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यह विज्ञान और सब ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये बहुत ऊंचाई तक गया हुआ है, लेकिन स्पिरिचुअलिस्टिक दुनिया में बहुत पीछे है। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोबायोटा जो है, नेगेटिव और पॉजिटिव माइक्रोबायोटा, बाबा बोलते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे होता है, कंजर्वेशन ऑफ माइक्रोबायोटाज भी होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव माइक्रोबायोटा एक बैलेंस होना चाहिए। तो जहाँ जिस क्षेत्र में अगर नेगेटिव माइक्रोबायोटा है, बाबा बहुत ही अच्छा बोलते हैं उस प्रवचन में कि वेस्टर्न वर्ल्ड में चूँकि हम लोग जानते हैं माइक्रोबायोटा बॉडी भी क्रिएट करता है और फिजिकल प्रोग्रेस में वो हेल्प करता है। माइक्रोबायोटा विशेष से औषधम हम लोग जानते हैं, बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, उसमें नेगेटिव माइक्रोबायोटा का यूज होता है। वेक्टर में वायरस ही क्यों न कहें, लोग अनजाने में वैसा कर रहे हैं। तो ये जहाँ मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस भी पॉजिटिवली आगे जा रहा है, तो वहाँ निगेटिव माइक्रोबायोटा का पॉजिटिव प्रयोग हो रहा है। तो जो सम टोटल ऑफ माइक्रोबायोटा है, तो उस एरिया में निगेटिव माइक्रोबायोटाज की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए एक इम्बैलेंस हो जाता है। और जहाँ केवल स्पिरिचुअलिटी की ही तरफ ध्यान दे रहे हैं, जैसे भारत है, विगत इतिहास के संदर्भ में और आगे यहाँ तक केवल अगर हम शंकराचार्य की तरह जगत को छोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं, तो यहाँ पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो यहाँ भी एक इम्बैलेंस होता है। तो बाबा बोलते हैं माइक्रोबायोटा का साइंस एक प्रमा का विज्ञान बाबा ने दिया है। प्रमा समृद्धि, प्रमा रिद्धि, प्रमा सिद्धि। ये ट्रेंगुलर में जो समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि का ट्रेंगल अगर बैलेंस नहीं होगा तो इम्बैलेंस होगी और मानवता का अकल्याण होगा। तो बाबा बोलते हैं माइक्रोबायोटा साइंटिस्ट श्री प्रभात रंजन सरकार माइक्रोबायोटा विज्ञान के तहत बोलते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में
निगेटिव माइक्रोबायोटा का ज़्यादा पॉजिटिव प्रयोग होके ज़्यादा खपत वहाँ हो गया, इसलिए वहाँ पॉजिटिव माइक्रोबायोटा की ज़रूरत है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसके हैप्पी ब्लेंडिंग के लिए। और ईस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ लोग इधर एक तरफा आइसोलेटेड होके इस दिशा में आ रहे हैं, वहाँ पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का ज़्यादा खपत हो गया है, इसलिए वहाँ ज्ञान विज्ञान का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि नेगेटिव माइक्रोबायोटा का पॉजिटिव प्रयोग इधर इस जगत में ज़्यादा आना चाहिए। तब क्या होगा कि ऑल ओवर द ग्लोब एक बैलेंस क्रिएट होगा, और जहाँ एक बैलेंस क्रिएट होगा तो माइंड एक बैलेंस की अवस्था आएगी, सबका माइंड होल पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब का माइंड एक बैलेंस स्थिति में होगा, और बैलेंस स्थिति में होने के बाद परम पुरुष की कृपा और पॉजिटिव माइक्रोबायोटा सिद्ध माइक्रोबायोटा का उल्लंघन क्रिया होगा, उसका इंस्पिरेशन, उसका इम्प्लीकेशन और उनका प्रोपल्सन होने के कारण गैलोपिंग जंप मारेंगे ये सारे ग्लोब की सारी मानव मनीषा। इसलिए ये जो बहुत टेक्निकल की बात है, और निगेटिव को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ही उपाय है, नान्यः पंथा विद्यते अनय, कि हर मनुष्य को ये जो साइंटिफिक स्पिरिचुअल साधना है, साइंटिफिक स्पिरिचुअल परसूट से गुजरना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि उसके मन का ऊर्ध्वारोहण होते वो परम पुरुष में मिलेगा, और उससे मिलने से एक स्पिरिचुअल फील्ड तैयार होगा, और स्पिरिचुअल फील्ड में पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्टेड होंगे। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो साइंस ऑफ स्पिरिचुअल मेडिटेशन, जो माइक्रोवाइटमिक साइंस ऑफ स्पिरिचुअल मेडिटेशन, भजन कीर्तन, इस सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सो दैट कि वहाँ जो निगेटिव माइक्रोबायोटा का ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ है और इम्बैलेंस हो चुका है, तो पॉजिटिव माइक्रोबायोटा को अट्रैक्ट करके वहाँ एक बैलेंस की स्थिति में लाया जाएगा। और ईस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ आइसोलेटेड होके, आइसोलेटेड प्रोसेस में एकांगी होके लोग केवल स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देते हैं, यहाँ पॉजिटिव माइक्रोबायोटा का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, और निगेटिव के कारण यहाँ भी एक इम्बैलेंस है। इसलिए यहाँ ज्ञान विज्ञान, इकोनॉमिक्स और सारी विधाएं हमें सीखनी पड़ेगी, और उस सीख के यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा। तब दोनों पूर्वात्य और पाश्चात्य जगत में जब बैलेंस हो जाएगा, तब प्रमाण रिद्धि, प्रमाण समृद्धि, प्रमाण रिद्धि और प्रमाण सिद्धि एक ट्रायंगल में प्रमाण त्रिकोण कायम होगा, और मानव का भविष्य बहुत ही स्वर्णोज्ज्वल होगा, और एक स्पिरिचुअल उछाल मारेगा, जंप मारेगा। इसलिए माइक्रोबायोटा साइंस कितना ज़रूरी है होल ह्यूमैनिटीज़ के लिए। इसलिए हमारे जितने भी स्कॉलर हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी जीनियस हैं, जितने भी इंट्यूशनिस्ट हैं, जिनको इंट्यूशन है, तो उनको ये जो मन की हमारे विभिन्न कोशों की साधना है, काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय और हिरण्यमय, इस सारे कोशों को परिपक्व करके और अपने अंतर्भूत प्रसुप्ता कुंडलनी को मंत्राघात, मंत्र चैतन्य करके पुरस्चरण की ओर ले जाके परम पुरुष में उपनीत करने के लिए जितना ज़्यादा हम लोग इसमें प्रयासशील होंगे, जितनी मानवता इसमें ज़्यादा आगे बढ़ेगी, सारे मनुष्य का एक स्पिरिचुअल फील्ड तैयार होगा, तब वो दिन आने ही वाला है। और उसके लिए परम पुरुष की चिंता है, परम पुरुष ऐसी उनका संकल्प है, और ये विभिन्न माइक्रोबायोटाज मिस्टीरियसली ये काम कर रहे हैं। इसलिए उनका सब्जेक्ट था माइक्रोबायोटा द मिस्टीरियस इमेनेशन ऑफ कॉस्मिक फैक्टर। और माइक्रोबायोटा हर जगत में, ये चाहे इकोनॉमिक्स की दुनिया हो, चाहे पैरासाइकोलॉजी की दुनिया हो, चाहे साइकोलॉजी की दुनिया हो, चाहे फिजिक्स की दुनिया हो, चाहे केमिस्ट्री की दुनिया है, सब में एक ट्रिमेंडस चेंज आने वाला है। और हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नए बच्चे हैं, हमारे नए युवक जो हैं, नए किशोर जो हैं, नए किशोरियाँ जो हैं, उनको जितना सूनर द बेटर वो माइक्रोबायोटा साइंस की तरफ मुखातिब हों। और यह जो बाबा ने बायोसाइकोलॉजी, बाबा ने सब कुछ माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री श्री प्रभात रंजन ने सरकार ने दे दिया है। और जो उन्होंने दिया है वो फिलॉसफी नहीं है, वो थ्योरी नहीं है, वो यूटोपिया नहीं है,
वो मनुष्य के जीवन की चीज है, जीवन दर्शन है। दर्शन उसको बोला जाता है फिलॉसफी, लेकिन वो जीवन की चीज है कि मनुष्य कैसे खाए, क्या आसन करे, क्या व्यायाम करे, कैसे सोचे, कैसे साधना करे, कैसे अपने परिवार का पालन, कैसे अपने प्यार को नव्य मानवता की फिलॉसफी और नव्य मानवता के कल्ट के थ्रू संपूर्ण दुनिया को अपना बनाए, और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों माइक्रोबायोटा को बैलेंस करके और सभी देवजोनी वाली माइक्रोबायोटा को यूटिलाइज करके वो उस तरफ अपना पॉजिटिविटी की ओर मन को आगे बढ़ाए। तभी संपूर्ण मानवता का एक विराट कल्याण परम पुरुष बाबा और शरीरी भी करेंगे, और सारे माइक्रोबायोटाज के थ्रू वो कर रहे हैं। किनके माथे पर भगवान बुद्ध जब मोह ग्रस्त हो रहे थे, उसमें एक माइक्रोबायोटा आया और वो बोधि प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े। इसलिए कौन कहाँ गुदड़ी में लाल, कौन कौन क्या करेगा, कौन कौन माइक्रोबायोटा को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी आम जरूरत है। अन्यथा जो सामने अभी हो रहा है, जो इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस की, यह जो ड्रग एडिक्शन, ये जो और सारी बातें हैं, इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये जो हाथरस की घटनाएं और सारी जो भी संपूर्ण दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल नेचुरल घटना नहीं है। हम इस विमर्श के दौरान एक बार मैंने चर्चा की थी आयरन माउंटेन रिपोर्ट के बारे में कि इंपेरियलिस्ट के अस्तित्व के लिए युद्ध जरूरी है या शांति। तो उसी कमीशन ने यह रिपोर्ट दिया था कि ऑर्गेनाइज्ड वॉर इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंपेरियलिज्म, और लास्ट पॉइंट उसी कमीशन ने उठाया था कि इंपेरियलिज्म का दुश्मन कौन, और उसी ने जवाब दिया था कि वैल्यू ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल्स आर द एनिमी ऑफ इंपेरियलिज्म। ये बहुत ही गहरा सेंटेंस है, जिसको जिस दिन मैंने पहली बार पढ़ा मेरी आंख खुल गई कि ये जो साजिश चक्रव्यूह जो महाभारत काल सब जगह से आता हुआ है, जो इंपेरियलिस्टिक मानसिकता, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, जो मानसिकता एक चक्रव्यूह बना डालती है और उसमें सारी इनोसेंट, मासूम और मूक जनता पीसती चली जाती है, उसका देखने वाला कोई नहीं होता है। उसको केवल माइक्रोबायोटा साइंस ही इससे निजात दिला सकता है, अन्यथा कोई वे आउट नहीं है। ये जो ड्रग एडिक्शन और यह जो 3W का जो चक्कर है, ये चक्कर में नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड चक्कर है। इसका टारगेट है कि जो नई पीढ़ी है, हमारे नए बच्चे हैं, जो नए नए गोद में आ रहे हैं, जो 5 वर्ष के बाद बच्चा होगा, फिर किशोर होगा, इन किशोरों का जो क्रीम माइंड है, जो फर्टाइल माइंड है, जो डीप IQ जिसका है, यही खतरा न बन जाए इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस के लिए। तो इसको ड्रग एडिक्ट करो, इसको मैटर ओरिएंटेड बनाओ। इसलिए हम लोग देखते हैं हर के जुबान से केवल एक ही शब्द निकलता है, अरे यार चलो खाओ पियो ऐश करो, और क्या है दुनिया में। ये जो फ्रेज है, ये आर्टिफिशियली क्वाइन करके इसको लॉन्च किया गया है ऑल ऑफ द ग्लोब में, ये नेचुरल नहीं है। और यह जो ऐसा वायरस है कि चलो यार खाओ पियो मौज करो, ये जो चारबाकी वायरस है, ये साजिश के तहत, वेल प्लानिंग के तहत ये सारी हो रहे हैं। और सामने हम में देखते हैं उसने उसको मारा, उसने उसको ऐसा किया, ये सामने की बात सत्य नहीं है। पर्दे के पीछे ये गद्दी नशीन और ये पर्दा नशीन इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस कार्यरत है। और ये तो एक जगत की दुनिया में हम दे रहे हैं, ये कभी पॉलिटिक्स की दुनिया में इसको देख रहे हैं, या डिप्लोमेसी की दुनिया में देख रहे हैं, या इकोनॉमिक जो एक्सप्लाइटेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन, रिप्रेशन है, इस दुनिया में देखते हैं। लेकिन माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट सरकार विशद रूप से सारी दुनिया में इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक्स का क्षेत्र हो, ये भाषा का क्षेत्र हो, या सौंदर्य विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, या जो भी क्षेत्र हो, साहित्य कल्चर का हो, गाना का हो, जो भी हो, स्टेट हो, प्रोविंस हो, सब क्षेत्र में और सारे डायमेंशंस में ये काम कर रहे हैं। और ये निगेटिव मानसिकता जो इंपेरियलिस्टिक है, इसे इंपेरियलिज्म
इज ए मेंटल टेंडेंसी। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। अगर इंपेरियलिस्ट हूँ, किसी इंपेरियलिस्ट व्यक्ति जो इंपेरियलिस्ट है, कोई व्यक्ति तो होगा ही, लेकिन व्यक्ति जितना दोषी है उससे लाख गुना ज़्यादा उसकी जो मानसिकता बनी है, उसका जो आउटलुक बना है, वो दोषी है। इसलिए व्यक्ति टारगेट नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का जो आउटलुक बना है और उस आउटलुक को डेवलप करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम इस ग्लोब में दिया जा रहा है, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, डॉगमेटिक एजुकेशन, सुपरस्टिशियस एजुकेशन, ये रिलीजियस एजुकेशन, जो काम में कोर्स ओरिएंटेड सारे एजुकेशन है, सारे कहानी, कविता, संगीत, गीत, सारे इसी काम में कोर्स मूलाधार चक्र के ही तालाब में सारे ये वायरस तैर रहे हैं, डबडबिया पार रहे हैं। और इसकी पहुंच एक्सप्रेशन में तो कम दिखता है। कम क्यों दिख तो रहा है, भयंकर ही इस दुनिया में क्या हो रहा है। आज जो गरीब है, आज जो मासूम है, मूक है, उसको कोई देखने वाला नहीं। जिसको मीडिया कहते हैं, जिसको ये करते हैं सारे, और जो जिसको न्याय प्रणाली भी हम लोग कहते हैं, इस न्याय प्रणाली का क्या हो रहा है? अगर एविडेंस नहीं है, अगर एविडेंस को ख़त्म कर दिया जाए, अगर विटनेस को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो सारे धरे के धरे रह जाते हैं। और सामने जो नंगा नृत्य हो रहा है, जो सिनारियो हो रहा है, वो सब कुछ देखते देखते, जिस तरह महाभारत के वो महासभा में जहाँ भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, वो सब आचार्य बैठे थे, और सबों के बीच में द्रौपदी की चीर खींचा जा रहा था, वो तो आज भी हो रहा है, उससे जबरदस्त रूप से हो रहा है। और सारे हमारे महापुरुष और सारे लोग इसको देखते चले जा रहे हैं। उसके और जहाँ फंडामेंटल चेंज करना चाहिए वहाँ चेंज नहीं हो रहा है। फंडामेंटल चेंज करने की ज़रूरत है डॉगमा को, और डॉगमा को और फैलाया जा रहा है। फंडामेंटल चेंज करना चाहिए अंधविश्वास को, अंधविश्वास को और फैलाया जा रहा है। फंडामेंटल चेंज करना चाहिए एजुकेशन को, ये जो मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन है उसको और फैलाया जा रहा है। मैकाले का एजुकेशन जो भारत में, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो इंग्लिश पीरियड का जो लॉ है, जो इंपेरियलिस्टिक ओरिएंटेड लॉ है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार छोड़ने के लिए है, तो उसको और बढ़ाया जा रहा है। आज चाहे किसी देश का संसद हो, आज उसमें ये बहस होना चाहिए संसद में कि ये मनुष्य भ्रष्ट क्यों होते हैं, ये मनुष्य 3W के चक्कर में क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है। उसके कारण को अगर ढूंढने की केवल मानसिकता हो जाएगा, केवल डिस्कशन हो जाएगा, तो तुरंत, अगर ईमानदारी से डिस्कशन हो, ईमानदारी से उसका डिबेट हो, तो तुरंत माइक्रोबायोटा साइंस जो भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी ने दिया है, जो माइक्रोबायोटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार ने एक नया शिफ्ट दिया है साइंस का, उसका डिस्कशन होल ऑफ दी सभी देश के संसद में होगा, यूएनओ में होगा, और देन ओवरनाइट दिस ग्लोब विल चेंज इट्स फीचर। और इसका एक विराट उल्लंघन होगा साइकिक दुनिया में। और ये भ्रष्टाचार और ये जो डिजॉनेस्टी और इसको जो इंटर रिलेशन है ग्लैंड से, वृत्ति से, हार्मोन सिक्रेशन से, फिर ये से, और इसका रिलेशन उस परम पुरुष से है, सुप्रीम कॉन्शसनेस से है। और ये सुप्रीम कॉन्शसनेस सबों के अंदर ये एक्टिव है, लेकिन हमारी मानसिकता निगेटिविटी के होने के कारण ये जो निगेटिव माइक्रोबायोटाज और हमको प्रोपेल कर रहे हैं, इसलिए माइक्रोबायोटा साइंस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए अगर नहीं भी ये लोग समझते हैं तो परिस्थिति ऐसी बाध्य करेगी, प्रकृति ऐसा बाध्य करेगी। बाबा टू दी पैट्रियट्स में लिखते हैं, अगर ये जो गद्दी नशीन और ये जो पर्दा नशीन इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस हैं, अगर रास्ता नहीं देगी तो प्रकृति ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगी कि माइक्रोबायोटा साइंस विल प्रिवेल, और सब कुछ सामने आएगा, और दुनिया के मानवता, मूक और मासूम मानवता के तकदीर पर सदा के लिए कोई काला पर्दा नहीं डाल सकता है। इसलिए ये देखा जाता है कि किसी, आज एक चोर भी है, एक चोर के भी हृदय में ये बात बैठी हुई है कि हमारा बेटा चोर नहीं बने। आज जो एक हमारी माँ बहन परिस्थिति बस किसी कारण से अगर किसी निगेटिव दिशा में हो गई है, तो वो भी नहीं सोचते हैं कि हमारी जो संतान है उसमें जो ये जो अंदर का जो पॉजिटिव मोटिव है,
इसको बराभय मुद्रा का परिवर्तन दे के वो विराट संवेग से जो उनका स्पंदन है, उनका जो स्पिरिचुअल स्पंदन है, भीतर से सबके रूह को छू रहा है और रूह और मर्म को, उस हृदय को छूता हुआ वह एक संवेग अंदर से उभर रहा है और जिसको ये अनसीन माइक्रोवाइटाज बिहाइंड द वेल काम कर रहे हैं। एंड गुड डे इज जस्ट टू कम। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक स्पिरिचुअल फील्ड बनाने की ज़रूरत है। वर्ल्ड मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट होने की ज़रूरत है और मॉरलिटी को केवल बेस है, उसको हमको एंड पॉइंट नहीं समझ के स्पिरिचुअल साधना क्या है, इसका जो साइंटिफिक फैसेट